हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू क्लास बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे फर्स्ट यूनिट को, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस प्रीवियस क्लास तक आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। हमने दो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक, एक मेयर रिलेशन और एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट को अच्छे से हमने स्टडी किया है। आज हम अपने एग्ज़ाम के और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस में एज इट इज़ ऐसा लिखा हुआ है, उन दो टॉपिक को अपन लेके चलते हैं। इंट्रोडक्टरी फॉर्म में मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस दोनों के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। आज हम थोड़े डिटेल में कितना वर्क करना पड़ता है हमको आइसोथर्मल प्रोसेस में, मतलब समतापी प्रक्रम में, और एडियाबेटिक प्रोसेस में, मतलब रुद्धोष्ण प्रक्रम में कितना कितना काम करना पड़ता है मैथमेटिकली, उस चीज़ का प्रूफ देखेंगे। और अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको कैसे कितना बना के आना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको अंडरस्टैंड करेंगे। साथ ही साथ ये दोनों प्रोसेस, जो समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्ण प्रक्रम हैं, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी, अगर हम अभी आगे आगे चल के जब हीट इंजन पढ़ेंगे तो हीट इंजन का पूरा कंप्लीट साइकिल इन्हीं दो टाइप के प्रोसेस को लेके बनता है, जिसमें आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसके लिए भी ये दोनों डेरिवेशन जो अपन निकालेंगे वो हमको पता होना चाहिए। जैसे कि पहले आप इंट्रोडक्टरी फॉर्म में जानते हैं कि समतापी प्रक्रम क्या है। तो एक ऐसा प्रक्रम जिसमें टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कि निकाय का ताप जो है नियत रहता है। ठीक, तो उसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में इस चीज़ को समझेंगे, याद रखेंगे कि यहाँ पे ये मैथमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से सॉल्व हो रहा है। आप लोगों ने अपने 12th क्लास में या बीएससी फर्स्ट ईयर में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो पढ़ा ही होगा कि एक कर्व से बॉन्डेड जो एरिया होता है उसको हम इंटीग्रेशन के थ्रू निकालते हैं, और वो कर्व जितनी एरिया को कवर करता है वही उसके द्वारा किए गए कार्य के रूप में डिफाइन होता है इन थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स। तो यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें एक एक्स एक्सिस पे हमने वॉल्यूम एलिमेंट को लिया है, वाई एक्सिस पे प्रेशर एलिमेंट को लिया है, और कोई निकाय यदि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक समतापी प्रक्रम को फॉलो करते हुए जा रहा है, जहाँ जिस कंडीशन में उसका आयतन V1 से V2 हो जाता है, ठीक, तब के कंडीशन में कि किसी गैस का यदि हम समतापी प्रसार कर रहे हैं, टेम्परेचर इज कांस्टेंट बट गैस विल बी एक्सटेंडेड, ए से बी तक अगर एक्सटेंड हो रहा है, तब समतापी प्रसार में किया गया कार्य क्या होगा, कार्य की वही डेफिनेशन, थर्मोडायनेमिकली डेफिनेशन जो हमारी है कि dW इज इक्वल टू V1 से V2 PdV, प्रेशर, एंड dV इज अ डिस्प्लेसमेंट बिकॉज एज अ वॉल्यूम एलिमेंट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो ये जो कर्व है आपका AB, ये कौन सा एक फिगर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उससे रिलेटेड वर्क, या सॉरी इंटीग्रेशन को अपन को कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखिए ABBA, इस शेप का अगर आप एरिया निकाल लेते हैं, ठीक, तो वही आपके किए गए कार्य के बराबर होगा। तो सिंपल है, PdV एरिया ऑफ दी ABBA, ठीक है। तो चूंकि समतापी प्रसार है, तो यहाँ पे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से अगर 1 मोल गैस अगर आप इस निकाय के अंदर लिए हैं तो हम जानते हैं PV इज इक्वल टू RT, और इस इक्वेशन में रखने के लिए हमको P का मान चाहिए। तो P की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो RT अपॉन V, इस इक्वेशन से इसको ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। और चूंकि R गैस कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और T भी कांस्टेंट है क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है, समतापी प्रोसेस है, तो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। 1 अपॉन V, यस, वॉल्यूम इज चेंज, क्योंकि प्रारंभिक आयतन से अंतिम आयतन के बीच आप पहुंच रहे हैं, तो 1 अपॉन वी एन ऑपरेटर इज dV। तो सिंपल है, आप जानते हैं 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, तो log v, एन अपर लिमिट टू लोअर लिमिट आप लगाएंगे तो log v2 माइनस log v1 आएगा, जो कि log m/n का फॉर्मूला है। तो वर्क इज इक्वल टू RT log v2 अपॉन v1। और अगर यहाँ पे बेस को आप चेंज करेंगे, क्योंकि लॉग टेबल में मैथमेटिकली आपको फॉर्मूला देखने के लिए लॉग का 10 का बेस चाहिए, तो इस लॉग ई बेस को 10 बेस पे चेंज करने से ये क्वांटिटी इसमें मल्टीप्लाई होती है, ये आपको याद करके चलना है। तो RT इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 बेस पे V2 अपॉन V1। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला जो निकल के आता है, जो रिप्रेजेंट करता है आइसोथर्मल प्रोसेस में किए गए कार्य को। ठीक, अब
हम जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन के कंडीशन में और आइसोथर्मल प्रोसेस में, ये देखिए PV इज इक्वल टू RT है, तो T भी कांस्टेंट है अगर, तो PV बराबर कंप्लीट कांस्टेंट, PV बराबर कंप्लीट कांस्टेंट मतलब P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3, मतलब कर्व में किसी भी पॉइंट पर अलग अलग प्रेशर एंड वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो चूंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन यू हैव P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और यहाँ से एक रिलेशन आपको मिलेगा V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। तो इस चीज को अप्लाई करके आप इस वाले एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, P1 और P2 के फॉर्म में। तो ये दोनों फॉर्म आप याद रखिएगा, आपको न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली फॉर्म में क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है कि प्रेशर दिया है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, अब चूंकि ये प्रोसेस जो है टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट था, ठीक, तो टेम्परेचर कांस्टेंट था तो कोई भी टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या होगा, जीरो होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज भी जीरो होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग dq इज इक्वल टू dw। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, बट आइसोथर्मल प्रोसेस होने की वजह से आपका du इज इक्वल टू जीरो है, हेंस कंप्लीट हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। थियोरेटिकली ये बोल रहा है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस ये बोल रहा है कि दिए गए जितना उष्मा है हमने उसको वर्क में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, तो इस पे प्रैक्टिकली पे और आगे बात करेंगे जब इंजन वगैरह आप इसमें आपके सिलेबस में जो दी उसको देखेंगे। फिलहाल के लिए बस एक सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये डायग्राम आपको बना के आना है और इतना यहाँ पे इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को V के फॉर्म में और P के फॉर्म में निकाल के लेके आना है। तो ये हो गया। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, कि रुद्धोष्म प्रक्रम में आपको कितना कार्य करना पड़ता है इस तरह के प्रोसेस के लिए। डायग्राम लगभग सेम रहेगा, यहाँ भी एक कर्व आप लगेंगे A से B तक, और जो कि A से B तक एडियाबेटिकली अब एक्सपैंड होगा, वहाँ पर आइसोथर्मली एक्सपैंड हुआ था, यहाँ पे रुद्धोष्म रूप से। मतलब रुद्धोष्म होने का क्या मतलब है जी, कि रुद्धोष्म प्रक्रम वो प्रक्रम है जहाँ पे हीट जो है एक्सचेंज या आदान प्रदान सराउंडिंग के साथ निकाय का नहीं होता है, हीट विल बी कांस्टेंट। तो क्या बोलेंगे कि रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय तापीय रूप से बाहरी वातावरण से निरुद्ध रहता है, मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक, तो वही डेफिनेशन कि माना हम एक गैस को एक्सपैंड कर रहे हैं, फैला रहे हैं ना, V1 से V2 तक, कौन से प्रोसेस को फॉलो करके, रुद्धोष्म प्रक्रम को फॉलो करके, तब कितना काम होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल वर्क की जो डेफिनेशन है, वर्क इज इक्वल टू dw या फिर w, V1 से V2 PdV, यहाँ भी एरिया वही ABBA का है ना, इस वाले सेक्शन का एरिया। अब बिकॉज ये प्रोसेस जो है रुद्धोष्म प्रक्रम है, और इसके जस्ट प्रीवियस क्लास में आपने इस चीज को सीखा है कि रुद्धोष्म प्रक्रम जो है आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू RT का पालन नहीं करता, बल्कि रुद्धोष्म नियम का पालन करता है, जिसका मतलब होता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहां गामा क्या है जी, आपका दो गैस की दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है, Cp बटे Cv का मान होता है। ठीक, तो यहां पर से अब हम कांस्टेंट है तो इज इक्वल टू K मान लेंगे, और यहाँ पर प्रेशर पुट करने के लिए P की वैल्यू K अपॉन V की पावर गामा यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक, अब इसको ले जाके इस इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में हम पुट करते हैं। तो देखिए जरा, W इज इक्वल टू V1 से V2 K अपॉन V की पावर गामा dV, ये Y नहीं है ना, गामा है, नोटेशन पे आप ध्यान रखिएगा। और गामा क्या चीज़ है ये पहले ही हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए जी, अब बिकॉज 1 अपॉन V की पावर गामा, तो V की पावर गामा ऊपर जाएगा तो V की पावर माइनस गामा, और इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर n की इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 आएगा, और उस कंडीशन से V की पावर माइनस गामा, ठीक, +1 अपॉन माइनस गामा +1। ठीक, और फिर आप ब्रैकेट से बाहर उस चीज को ले लेंगे तो 1 माइनस गामा बाहर चले जाएगा, और उस आए हुए एक्सप्रेशन पे आप अपर लिमिट V2 और लोअर लिमिट V1 लगाएंगे तो दो टर्म मिलेंगे आपको, एक V2 के लिए और एक V1 के लिए, इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पे बारी आती है हमारे एडियाबेटिक प्रोसेस के प्रॉपर्टी की, कि क्या करते हैं इसके बाद। तो देखिए, जो कांस्टेंट है यहाँ पर वो दोनों के लिए, पहले इसको मैं आगे यहाँ पे लेके जाता हूँ इसको। ये देखिए,
डायग्राम में जो पॉइंट ए और बी था वो एक ही एडियाबेटिक कर्व पे था ना, जो डायग्राम आप बनाए थे इस तरह से, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी बोथ आर सेम कर्व, लाइज ऑन अ सेम कर्व। तो बिकॉज एडियाबेटिक प्रोसेस के हम लोग जानते हैं कि पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, एंड हेंस आप जैसे आइडियल गैस इक्वेशन के लिए होता है इसमें भी होगा कि P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू एस ऑन। ये भी क्या होगा, कांस्टेंट, या फिर क्या बोलेंगे उसको, K के बराबर होगा। तो इसलिए बिकॉज A और B एक ही रुद्धोष्म वक्र पर हैं, अतः P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज अ कांस्टेंट K। तो इस वाले एक्सप्रेशन में जो हमारा पहला एक्सप्रेशन था K बाहर था, यहाँ पर आप K को पहले अंदर लेके जाइए और नीचे आपके पास क्या है उसके अकॉर्डिंग K की वैल्यू पुट करनी है मैथमेटिकली। मतलब इस स्टेप में हमने क्या किया है, K को अंदर लेके गए तो K अपॉन दिस एंड K अपॉन दिस, और बिकॉज यहाँ पर V2 था तो यहाँ पे K को पुट करेंगे P2 V2 टू द पावर गामा, और यहाँ पे V1 था इसलिए पुट करेंगे P1 V1 टू द पावर गामा। ठीक, और यहाँ से जब आप पावर सेटअप करेंगे कि V2 की पावर ये माइनस गामा प्लस 1 होगा, ऊपर जाएगा तो, and finally you have P2 V2 and here you have P1 V1, okay, and 1 upon 1 minus गामा तो है ही है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि यदि बिंदु A और B पर ताप T1 और T2 हो, अब यहाँ कांस्टेंट नहीं है टेम्परेचर ना, रुद्धोष्म प्रक्रम है तो dq इज अ कांस्टेंट, बट टेम्परेचर यहाँ T1 है और यहाँ पर T2 है। हमने पहले ही एडियाबेटिक प्रोसेस में इस चीज को देखा है कि T2 इज लेस देन होता है T1 के, इससे पहले वाले क्लास में हमने इसको डिस्कस किया है। सो देयर आर टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट पोजीशन ना, ठीक। तो अगर हम डिफाइन करते हैं कि टेम्परेचर A पे T1 था, B पे T2 हो, तो आइडियली गैस की तरह अगर ये सिस्टम बिहेव करता है तो पहले कंडीशन पे P1 V1 इज इक्वल टू RT1, दूसरे कंडीशन पे P2 V2 इज इक्वल टू RT2, एंड फाइनली यू पुट हियर P2 V2 के जगह P1 V1 के जगह, तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि RT2 माइनस RT1, देन फाइनली R को आप बाहर कॉमन ले लोगे तो W इज इक्वल टू R1 माइनस गामा T2 माइनस T1, या फिर इसी को आप लिखोगे W इज इक्वल टू R गामा माइनस 1 ब्रैकेट में T1 माइनस T2, क्योंकि माइनस हमने क्या कर लिया जी, कॉमन निकाल लिया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको एडियाबेटिक प्रोसेस निकाल के देता है कि आप लेके चले थे। देखिए कॉमन सेंस ये लगाइए फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो, कि अगर आपके पास कोई निकाय है, सबसे अच्छा एग्जांपल निकाय का तो इंजन ही होता है, तो इंजन का क्या चीज़ मेज़र करना या क्या चीज़ डायरेक्ट आपके फ्यूल से कांटेक्ट में है उस चीज़ को निकालना इजी है, इट्स अ टेम्परेचर। ना तो आप तत्कालिक रूपों से चेंज होने वाले वॉल्यूम की बात निकाल सकते हैं, ना तो प्रेशर को आप मेज़र कर सकते हैं, वो हैंडी नहीं है। हैंडी नहीं है मतलब आपके कैलकुलेशन या एफिशिएंसी निकालने के लिए उतना सूटेबल पैरामीटर या वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे जो वर्क डन निकल के आया है एडियाबेटिक प्रोसेस में, R इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2 इज टोटली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, कि रुद्धोष्म प्रक्रम में जो आपका किया गया कार्य है वो केवल और केवल निकाय के प्रारंभिक मतलब इनिशियल स्टेट के टेम्परेचर और फाइनल स्टेट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उसके बीच में टेम्परेचर में क्या चेंजेस हो रहा है, वॉल्यूम, प्रेशर, ये डजंट मैटर कि वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर मेजर रोल प्ले करता है वर्क के लिए, ठीक। तो ये यहाँ तक आपको इस एक्सप्रेशन को निकाल के लेके आना है। अगर आपसे पूछा जाए कि एडियाबेटिक प्रोसेस में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे के कैलकुलेशन या चूंकि आगे अपन लोग अब हीट इंजन की ओर जाएंगे जो आपके सिलेबस में एज इट इज़ लिखा हुआ है साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू, तो उसके लिए आपको दोनों ही ये जो दो प्रोसेस हमने आज इंपॉर्टेंट पढ़े, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, उसके कर्व स्लोप के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक। केवल एक डायग्राम है, देन और कुछ नहीं। यहाँ से छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसे आपको समझना है कि स्लोप क्या होगा। स्लोप कहने का मतलब है कि कौन सी प्रक्रिया तेज है। जैसे सिस्टम जो अपना काम स्टार्ट करता है, चाहे आप आइसोथर्मल प्रोसेस लीजिए या एडियाबेटिक प्रोसेस, तो आपके माइंड में एक सिनारियो या एक सीन ऐसा बनना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस
फास्ट ग्रो होता है, कौन सा प्रोसेस स्लो ग्रोथ होता है। तो मैथमेटिकली हम इस चीज़ को तुलना कर रहे हैं, या आपसे इसके स्लोप्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स वाला है या फिर ऑब्जेक्टिव वाला है, या फिर अगर आप आगे चल के आप डेफिनेटली केवल इस थर्ड सेमेस्टर को पास करके ही तो आपको कुछ मिलने से रहा, आपको बीएससी कंप्लीट करना है, आगे जाके कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी तो जाएंगी ही। या फिर आने वाले सेमेस्टर में जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे, अपन क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली जो मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ तो यूज़ होना ही है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समतापी प्रक्रम में PV इज इक्वल टू RT आप जानते हैं, अदर्स गैस इक्वेशन इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू RT। अब चूंकि R कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है क्योंकि समतापी है, तो फिर मैं उस इक्वेशन को लिखूंगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, अगर मुझे स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है मतलब टेन थीटा, आप जानते हैं टेन थीटा का मतलब होता है dy अपॉन dx। ठीक, उस पर्टिकुलर इक्वेशन का आप एक बार क्या करते हो जी, डिफ्रेंशिएट करते हो। तो इस इक्वेशन का एक बार अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली डिफ्रेंशिएट करने का तरीका अलग है, नोटेशन वैसे ही है ना। तो देखिए P dV पहला फंक्शन वैसी है, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, प्लस V dP दूसरा फंक्शन वैसी है, पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो V dP इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर मैं P और V के बीच में अगर मैं रेशियो निकालूं कि P अपॉन V, तो dP अपॉन dV जो ऑपरेटर है उसकी वैल्यू आएगी माइनस P अपॉन V। ठीक, याद रखेंगे इस एक्सिस पे आप वॉल्यूम को लिए थे और इस एक्सिस में आपने प्रेशर P को लिया था। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि एडियाबेटिक इक्वेशन प्रोसेस में जो हमारा इक्वेशन होता है वो PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अगर इस इक्वेशन को भी मैं स्लोप निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करूँ एक बार, तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएशन, और dP अपॉन dV मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो स्लोप आउट ऑपरेटर है वो निकालूं, तो dP अपॉन dV आप इस को सॉल्व आउट करेंगे, बटे में लेके जाएंगे तो गामा की पावर कैंसिल होकर केवल बचेगा माइनस गामा P अपॉन V। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो dP अपॉन dV या स्लोप है एडियाबेटिक प्रोसेस में वो माइनस गामा गुना है, किसके, समतापी प्रक्रम में, और माइनस गामा गुना है, और गामा होता क्या चीज है जी, विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति होती है या अनुपात होता है। गामा का मतलब होता है Cp अपॉन Cv। तो कहने का मतलब है कि समतापी प्रक्रम में स्लोप कितना है, माइनस P अपॉन V, और एडियाबेटिक प्रोसेस में वही गामा गुना हो जाता है, मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम का स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इससे क्या पता चला, अर्थात कि रुद्धोष्म प्रक्रम का जो ढाल है वो गामा गुना है, और गामा क्या चीज है, Cp अपॉन Cv रुद्धोष्म विशिष्ट ऊष्माओं, हाँ गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। तो गामा गुना ज्यादा है किससे जी, समतापी प्रक्रम से। इससे रिजल्ट क्या निकलता है, डायग्राम में देखिए, ये जो डायग्राम हमने खींचा है कि ये वाला लाइन आइसोथर्मल है, ये वाला अगर ये ऐसा है तो एडियाबेटिक प्रोसेस उससे शार्प है, उससे ज्यादा शार्प है। या फिर सीधी सीधी भाषा में अगर हम लोग कहें कि समतापी प्रक्रम की तुलना में रुद्धोष्म प्रक्रम तेज गति से होता है। समतापी प्रक्रम की तुलना में, याद रखेंगे ना, खुद से नहीं, खाली रुद्धोष्म प्रक्रम की बात नहीं कर रहे हैं, समतापी प्रक्रम की तुलना में रुद्धोष्म प्रक्रम जो है फास्टर अपने आप को कंप्लीट करता है या तेज गति से कंप्लीट होता है। तो दिस द रिलेशन, और ये एक विजिबिलिटी हो जाएगी। आगे चल के हम लोग साइक्लिक प्रोसेस और कार्नो साइकिल के बारे में आपके सिलेबस में एग्जिस्ट दिया हुआ है, तो वहाँ पे इन दोनों ही डेरिवेशन का और इस पर्टिकुलर ग्राफ का विजुअलाइजेशन होना आपके माइंड में बहुत ज़रूरी है। तो ये आता इस तरीके से। अब जब आप एक साइक्लिक प्रोसेस सॉल्व आउट करेंगे, जब 4 खंड से बनकर एक पूरा चक्र बनेगा, तो वहाँ पे फिर आप देखेंगे कि समतापी प्रक्रम स्लो चल रहा है तो फास्टली एडियाबेटिक प्रोसेस चलेगा, फिर संपीड़न होगा, फिर से एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आपके एग्जाम के लिए 3 to 4 मार्क्स में तो के लायक तो हैं ही हैं, और डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने साइक्लिक प्रोसेस और मेन टॉपिक जो हमें पढ़ना है कार्नो साइकिल और कार्नो थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे
क्योंकि इसके बाद ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फैक्ट निकल के आएगा। अभी तक हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, या फिर आप कहें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन पोर्शन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं वही, नॉट अननेसेसरी थिंग। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करिए, और मिलते हैं बहुत जल्द हम लोग अपने नए क्लास में। ओके, थैंक यू।